nature in relation with man, starting with the physical appearances. Wordsworth's love for nature culminated in pantheism when he found the सेम स्पिरिट परमिएटिंग बोथ मैन एंड नेचर. अब जो है अगर उसकी फिजिकल एप्रिसिएशन देखी जाए तो वर्ड्सवर्थ का जो लव फॉर नेचर था वो कल्मिनेटेड द पैंथेइज्म में when he found the same spirit permeating both man and nature. According to De Quincey, if Wordsworth had a favorite subject, it was essentially in relation to nature. कि वो कहता अगर उसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता तो एसेंशियली वो नेचर ही होता. द थीम ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन मैन इज द नोबलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री. नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर एंड शी इज एवर इंटरेस्टेड इन मैन. नेचर के लिए यहाँ पे शी यूज हो रहा है. And tries to impress human mind from its earlier dawn. I believe that nature often times when she found frame a favorite being from his earliest dawn of infancy doth open the clouds and with the touch of lightning seeking them with great visitation. वो नेचर को एज एन एजुकेटर देखता है, एज अ टीचर देखता है. वो कहता है कि आई बिलीव दैट नेचर जो है ऑफन टाइम व्हेन शी वुड फ्रेम अ फेवरेट बीइंग, कि जब वो एक फेवर्ड बीइंग को, यानी कि एक ऐसा इंसान बीइंग, बेसिकली वो इंसान को फेवर्ड बीइंग इंसान को कह रही है कि उसको फ्रेम करती है, उसको मोल्ड करती है, उसको टीच करती है फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट डॉन. अर्लीस्ट डॉन जब वो पैदा होता है ऑफ इन्फेंसी, यानी कि उसका जब डॉन होता है ऑफ इन्फेंसी, यानी कि बचपन से लेके जब तक उसका डॉन होता है, डोथ ओपन द क्लाउड्स एज द टच ऑफ लाइटनिंग, जो कि नेचर ही एक्चुअली ओपन करती है उन क्लाउड्स को जिसमें से वो लाइट निकलती है एज एट द टच ऑफ लाइटनिंग. जब उन क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली कड़कती है, सीकिंग देम विद ग्रेट विजिटेशंस, और वो जो है सीख करती है उनको विद ग्रेट विजिटेशंस, यानी कि ग्रेट लेसन्स के साथ, ग्रेट नसीहत के साथ जो है वो उनको सीख करती है. द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड द अर्लियर पोएट ऑफ नेचर इज दैट unlike Wordsworth is not interested in the outward show of nature. ठीक है, नेचर वर्ड्सवर्थ और बाकी जो पोइट्स थे पोइट ऑफ नेचर उनमें ये फर्क था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो आउटवर्ड शो ऑफ नेचर में नहीं इंटरेस्टेड था. एक्चुअली वो नेचर के जो सूदिंग इफेक्ट्स हैं यानी कि इनवर्ड एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें इंटरेस्टेड था. नेचर इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज नॉट रिगार्डेड एज बैकग्राउंड फॉर हिज पिक्चर ऑफ मैन, knows as mere mirror reflecting the feelings of man. ना ही वो उसको पेन पिक्चर ऑफ मैन समझता था, ना ही वो उसको बैकग्राउंड समझता था, ना उसको वो यूज करता था कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग फीलिंग है ऑफ मैन, बट रादर एज वंडरफुल पार अराउंड अस calming and influencing our soul. बल्कि वो उसको कैसे देखता था, वो कहता था ये एक वंडरफुल पार है हमारे इर्द गिर्द जो है, जो कि हमें काम करती है और इन्फ्लुएंस करती है हमारी सोल्स को. None before him has seen in nature what Wordsworth could find in her. He looked at nature like the mystic of old days read the page of holy writing. Essentially, the Wordsworthian feature of treatment of nature is an intense spirituality. और essentially ये जो Wordsworthian feature था of treatment of nature, वो जो था वो intense spirituality था. According to him, nature has all the power to harmonize the human personality. Nature के अंदर जो है तमाम पार है कि वो इंसान की पर्सनैलिटी को हार्मोनाइज करती है. अब बैलेंस पर्सनैलिटी इज नेसेसरी टू लीड अ परफेक्ट लाइफ. वो और इंसान की लाइफ बैलेंस कब होती है, जब वो इंटरनली भी स्पिरिचुअलाइज होता है, यानी कि उसकी सोल को भी सूदिंग एक इफेक्ट मिलता है, सॉलेस मिलता है, और आउटवर्डली भी. Wordsworth believed that in the presence of nature, the man of mind is framed even like the breathe and harmony of music. There is a dark and visible workmanship that reconciles discordant elements and makes them move in one society. और mind of man जो है वो framed था even like the breath and harmony of music. माइंड ऑफ मैन जो है वो फ्रेम होता है, यानी कि नेचर उसको फ्रेम करती है. इस फ्रेम्ड है ना, तो इस फ्रेम बाय नेचर बेसिकली, तो वो फ्रेम होती है नेचर से इवन विद द ब्रेथ एंड हार्मनी ऑफ म्यूजिक, यानी कि ब्रेथ और हार्मनी ऑफ म्यूजिक. किसका म्यूजिक? नेचर का. देयर इज अ डार्क इनविजिबल वर्कमैनशिप, एक डार्क इनविजिबल गॉड की क्रिएशन है दैट रिकॉन्साइल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट,
जो डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट को रिकंसाइल करती है, जोड़ती है एंड मेक मूव वन सोसाइटी, और इस तरह से एक सोसाइटी मूव करती है. Wordsworth insists through the contact with nature, the heart is exalted and made happy. Such happiness and exaltation is moral, and in such a moral condition, the heart can do no wrong. Wordsworthian nature and Wordsworthian man appear profoundly akin. Wordsworth had a firm belief in the spiritual guidance of nature. He believed that nature had a holy plan such that to provide joy and formulate the life of man. But nature guides only those who go to her with the faculties responding only सॉरी फैकल्टीज रिस्पॉन्डिंग, लेकिन नेचर सिर्फ उन लोगों को गाइड करती है जो कि उसके पास जाते हैं विद ऑल फैकल्टीज रिस्पॉन्डिंग, जब उनकी तमाम फैकल्टीज रिस्पॉन्ड करती हैं टूवर्ड्स द नेचर. यानी कि नेचर से हर कोई थोड़ी सीखता है, वो सीखता है जो अपनी तमाम फैकल्टीज को नेचर की तरफ जो है नेचर को देख के रिस्पॉन्ड करता है. नेचर soothes and comfort those who are responsive to her impulses. नेचर जो है उनको सूद और कंफर्ट करती है जो कि उसके इम्पल्सेस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. Coleridge interjection and Odd could not find pleasure in nature, for he was just seeing and not feeling the object of nature. His heart was not all responding to the beauties of nature. If our sensibilities react to the beauty of sunset, the quiet dark night, the fragrance of flowers, we would be possessed of peace that would lend a color to our life. According to Herbert Reed, the poetry of Wordsworth is heavily surcharged with the personal quality. और हर्बर्ट रीड क्या कहता है कि ये पोइट्री है वर्ड्सवर्थ की, वो ही राइट्स ऑफ heavily surcharged with personal quality. वो जो है वो heavily charged personal quality के साथ जो है poetry of Wordsworth is heavily surcharged है with personal quality. He writes of which he had experienced in his own life. अब वो उस तरह से लिखता है जो कि उसने अपनी ही लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है. नेटिव हैड एजुकेटेड, शी हैड अपलिफ्टेड हिम टू अ नेटिव जो है वो एजुकेट किया जाता है, यानी कि जो नेटिव यानी कि वहाँ का जो रिहायशी होता है जो रहता वहाँ पे, शी हैड अपलिफ्टेड हिम टू अ लाइफ ऑफ पीस, और वो उसको यानी कि इंसान को क्या करती है, लाइफ ऑफ पीस देती है और डिलाइट देती है. In the Prelude, Book 1, we find the poet telling Derwent River how it had reacted his thought to more than infant softness giving me among the fretful dwelling of mankind. A foretaste, a dim earnest of the calm that nature breather among the hills and hills. The 18th century classical poets were prone to the artificial life of modern circle. 18th century के जो classical poets थे वो prone थे towards the artificial life of the modern circle, and thus their presentation of humanity was equally artificial. इस वजह से उनकी जो presentation थी humanity के बारे में वो भी equally artificial थी. Wordsworth advocated common folk and nature surrounding as the fit subject of poetry. He thought that poet was a man speaking to men, and he must study the primary laws of human nature, which could best be studied in the carefree and elementary lift of rustics. So it रस्टिक्स आपको पता है ना, ये कहते हैं ये जो गांव में रहने वाले मकामी लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं रस्टिक्स. सो इफ वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, ही इज अ ग्रेट पोएट ऑफ मैनहुड. तो अगर देखा जाए तो वो ही थॉट दैट पोएट जो है वो वाज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. एक पोएट जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि मैन से बात करता है, एंड ही मस्ट स्टडी द प्राइमरी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. उसको वो जो प्राइमरी लॉज हैं ह्यूमन नेचर के उनको जरूर स्टडी करना चाहिए, which would best be studied in carefree and elementary life of rustics. वो जो गांव के जो मकामी बाशिंदे होते हैं, rustics होते हैं, उनकी लाइफ से वो स्टडी कर सकता है. सो इफ वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, ही इज ग्रेट पोएट ऑफ मैनहुड. तो उसका विजन ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है is conceived by his appreciation of nature. When he raises the slogan of back to nature, it does not mean that he wanted to be divorced from man. और जब वो रेस करता है कि इंसान को बैक टू नेचर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान को कहता है कि भाई तुम लाइफ से ही दूर हो जाओ. एक्चुअली बिलीव्स इन एसेंशियल डिग्निटी ऑफ मैन. ये इंसान की एसेंशियल डिग्निटी है, एंड हिज नेचुरल पाइटी है, विच टू हिम इज पोल्यूटेड बाय द वर्ल्डली करप्शन, जो कि उसके हिसाब से वर्ल्डली करप्शन की वजह से खत्म हो गई है, पोल्यूट हो गई है.
He thinks that back to nature would restore man to his spiritual elevation. और वो कहता है अगर हम बैक टू नेचर जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअल एलिवेशन भी मिलेगी और नेचुरल पाइटी भी मिलेगी, जो कि करप्ट हो चुकी है बाय द आर्टिफिशियलिटी ऑफ अर्बन लाइफ। इस अर्बन लाइफ से, इस सिटी लाइफ से, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ की आर्टिफिशियलिटी की वजह से जो इंसान की स्पिरिचुअल एलिवेशन और नेचुरल पाइटी करप्ट हो चुकी है वो एलिवेट हो जाएगी। Divorced from nature man to him is a poor creature। वो कहता है जो लोग नेचर से दूर होते हैं वो एक पुअर क्रिएचर होता है। फिर वो कहता है कि नेचर फॉर्मुलेट्स ह्यूमन पर्सनालिटी थ्रू द एजेंसीज ऑफ ब्यूटी एंड फियर। नेचर टॉट वर्ड्सवर्थ थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ 3 degrees of emotion, Byzon mixed delight, trouble, pleasure, and pure fright. The word fear or fright should not be taken in usual literary sense। ठीक है, अब यहाँ पे फ्राइट और फियर जो है उसको आम लिटरेरी सेंस में नहीं लेना चाहिए। हियर फियर इज ऑलवेज एसोसिएटेड with feeling of awe and wonder। For instance, the stolen boat episode is the best illustration of nature impressive discipline of fear। He heard how breathing in solitary hills, the poet concludes, it was an act of stealth and troubled pleasure। वो कहता है ये act of stealth है, एक troubled pleasure है। In fact, nature has power to draw out from within us, whose hidden powers and that door to build what we essentially Wordsworth was not only greatest poet of nature but also the poet of man, who had throughout been interested in well-being and moral enlightenment of man। आगे बेटा पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये बेटा